गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के सामने आद्या सर उपस्थित हुआ हूं 1813 का घोषणा पत्र। इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया ईसाई मशीनरियों द्वारा भारत में शिक्षा का प्रारंभ। जब ईसाई मशीनरियाँ आई थी उसी के समय से धीरे धीरे यह शिक्षा का प्रारंभ हुआ। इसके पहले पिछली वीडियो में मैं आपको बताया हूँ जो कंपनियाँ आई, डच आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए, इन लोगों ने अपना अपना कार्य किया। तो हर 20 साल के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत होता था कंपनी द्वारा। तो मैं उसी के विषय में आज आप लोगों को बताऊंगा कि 1813 का घोषणा पत्र क्या है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। ईस्वी में जब कंपनी का आज्ञा पत्र पुनरावर्तन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुआ था, तब से उसके सदस्य रॉबर्ट विल्बरफोर्स ने चार्ल्स ग्रांट से ईसाई मशीनरियों के विचारों का समर्थन करते हुए प्रस्ताव रखा कि आज्ञा पत्र में एक ऐसी धारा जोड़ दी जाए जिसमें यूरोपीय ईसाई मशीनरियों को भारत जाने और वहाँ ईसाई धर्म की शिक्षा एवं प्रचार करने की खुली छूट हो। कब? 1793 ईस्वी में 1813 का घोषणा पत्र। जब 1793 ईस्वी में पार्लियामेंट में जब पेश हुआ था, उसके बाद 20 वर्ष बाद जब 1813 ईस्वी में यह पुनः पार्लियामेंट में पेश हुआ तो पूर्ण बहुमत के साथ यह पास हुआ। परिणाम स्वरूप इस आज्ञा पत्र में 3 धाराएं जोड़ी गई थी। कितने? 3 धाराएं। नंबर 1 हम आपको बताए थे कि किसी भी यूरोपीय देश के मिशनरियों भारत में प्रवेश करने और वहाँ ईसाई धर्म एवं शिक्षा के प्रसार करने की पूरी छूट हो। यह 1813 के जो 3 धाराएं उसमें पास हुई थी, 3 धाराएं, उनमें से नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 क्या है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने शासित प्रदेशों में शिक्षा व्यवस्था करें। कंपनी का दायित्व होगा, कंपनी का जहां शासन होगा, यह कंपनी का दायित्व होगा कि वह अपने क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करें। नंबर 3 है कि प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रयोग साहित्य के रखरखाव एवं तथा यहाँ रखरखाव एवं विकास तथा भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए करें। जो 1 लाख रुपए का था, पार्लियामेंट में तो पेश हुआ था और यहाँ कंपनी जो भारतीय शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने का विवाद हुआ, यह 1813 के घोषणा पत्र से हुआ था। क्योंकि यह सुलझ नहीं पाया कि यह 1 लाख रुपए किस पे खर्च किया जाए, या भारतीय विद्वानों पे खर्च किया जाए या भारतीय साहित्य पे खर्च किया जाए। अब यहीं से एक नया जन्म होता है, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। तो प्राच्य क्या है, पाश्चात्य क्या है, इसकी जड़ क्या है? तो इसकी मुख्य जड़ है 1813
क्योंकि इसका जन्म प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का जन्म ही हुआ था 1813 के घोषणा पत्र से। प्राच्य पाश्चात्य विवाद, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जन्म 1813 के घोषणा पत्र से हुआ था। इसमें बताओ कि इस विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आज्ञा पत्र था उसी से हुआ है कि प्राच्य क्या है और पाश्चात्य क्या है, इन दोनों में विवाद क्या है। तो प्रथम बात यह है, प्रथम बात तो यह रही कि इस आज्ञा पत्र में यह निर्देश दिया गया कि ब्रिटिश कंपनी शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का दायित्व होगा, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात यह है कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष साहित्य के रखरखाव और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारतीय को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए निश्चित की गई थी, जिसमें भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वानों की व्याख्या नहीं की गई थी। कंपनी के अधिकारियों ने इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग निकाला। किसका? इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग निकाल लिया, जिसके कारण 2 वर्ग बन गए। एक प्राच्यवादी, दूसरा है पाश्चात्यवादी। आइए जानते हैं कि प्राच्य क्या है और पाश्चात्यवादी क्या है। जो उसमें 2 वर्ग बटा था, एक प्राच्य था, एक पाश्चात्य था। तो हम प्राच्यवादी वर्ग क्या था उसी के विषय में चर्चा करेंगे कि भारत में भारतीय भाषाओं संस्कृत, हिंदी, अरबी के माध्यम से शिक्षा दी जाए, यह प्राच्यवादी लोग कह रहे थे। दूसरा क्या है इसमें कि भारत में भारतीय साहित्य, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें कि कुछ उदारवादी भारतीय को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान ज्ञान कराने के पक्ष में थे। जो इसमें जो प्राच्यवादी थे, इसमें वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी थे, जो यह तीनों बात कहे हैं। अब इसके बाद है कि पाश्चात्यवादी वर्ग क्या कह रहे थे। पाश्चात्यवादी वर्ग में कौन थे कि इस वर्ग में कंपनी के युवा अधिकारी, जो इसके बाद इसमें वरिष्ठ अधिकारी और जो पाश्चात्यवादी वर्ग है उसमें युवा अधिकारी हैं। मैं आपको बताऊं कि पाश्चात्य वर्ग। अब इसके बाद पाश्चात्यवादी, इस वर्ग में कंपनी के युवा अधिकारी थे यहाँ, और उसमें जो हम प्राच्यवादी पढ़े हैं उसमें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी। आइए इसमें प्राच्यवादी वर्ग में जो युवा अधिकारी थे उनमें नंबर 1, इनका क्या मत था कि भारतीयों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। जो नए वर्ग के लोग थे वो क्या कहना चाहते थे कि जो भारतीय शिक्षा का माध्यम है वह अंग्रेजी हो, क्योंकि अंग्रेजी से हम जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बातों को आराम से समझ सकते थे। अब इसमें दूसरी बात क्या थी कि भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य का ज्ञान कराया जाए। भारतीयों को इसमें जो नए युग के जो नया
जो इसमें अधिकारी थे वो लोग जानते थे कि अगर भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य यानी कि पश्चिमी सभ्यता की जो साहित्य है अगर उसका ज्ञान कराया जाए तो वह अति उत्तम और आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा क्या था कि ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य करने के पक्ष में थे। जो नए युवक अधिकारी थे वह यह मानते थे कि भारत में ईसाई धर्म की शिक्षा या ईसाई धर्म का प्रचार अनिवार्य कर दिया जाए। परिणाम स्वरूप इसमें हुआ क्या कि कंपनी 20 वर्षों तक कोई भी शिक्षा नीति नहीं बना सकी। यह विवाद इसी तरह बढ़ता चला गया। इसके बाद इस विवाद को हल करने के लिए 1835 में लॉर्ड मैकाले आया। वह एक प्रखंड विद्वान और एक वकील और कह लीजिए तो कानून का अच्छा जानकार था। वह इस विवाद को हल करता है। तो हम लॉर्ड मैकाले के विषय में अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए हमने आपको प्राच्य और पाश्चात्य विवाद में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया दोबारा आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा एक बार फिर समझा दूंगा। आज के लिए